I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, I have made the worst mistake of my life. अमेरिका का 22 साल की ऑटो वॉम्बियर, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां और न्यू ईयर सेलिब्रेट करके नॉर्थ कोरिया से लौट रहा था। अचानक एयरपोर्ट पर कुछ नॉर्थ कोरियाई गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। ऑटो को लगा कि उसने कोई गलती नहीं की है, फिर भी उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसने सोचा ये जरूर कोई गलतफहमी होगी, लेकिन उसका सदमा तब और बढ़ गया जब उसके दोस्तों की फ्लाइट बिना उसके ही टेक ऑफ कर गई। इसके बाद नॉर्थ कोरियाई पुलिस ने ऑटो को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 15 साल की भयानक कैद की सजा सुनाई गई। और फिर जेल की अंधेरी कोठरी में शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार। लेकिन क्यों? नॉर्थ कोरिया जाकर उसने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे इतनी भयानक सजा मिली? और आखिरकार उसके साथ क्या हुआ? यह पूरी घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किसी देश का कानून इतना क्रूर भी हो सकता है। इस घटना की शुरुआत हुई एक अखबार के छोटे से आर्टिकल से, जहां यंग पायनियर नाम की एक चीनी ट्रैवल एजेंसी मात्र $1200 में नॉर्थ कोरिया घुमाने का दावा कर रही थी। अखबार के उसी आर्टिकल पर अमेरिका के ओहायो निवासी ऑन्टो वॉम्बियर की नजर पड़ी। ऑन्टो अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक ब्रिलियंट छात्र था। 2013 में उसने वायोमिंग हाई स्कूल से सेकंड हाईएस्ट स्कोर के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया था। इसके अलावा वह एक एक्सपर्ट स्विमर और फुटबॉलर भी था और कॉलेज में उसकी अच्छी खासी पहचान थी। लेकिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में उसके फाइनल सेमेस्टर के दौरान पढ़ाई के सिलसिले में 2016 में ऑटो का हांगकांग जाने का प्लान था। परीक्षा का दबाव, नौकरी की तैयारी और तमाम तनाव को देखते हुए उसने सोचा कि इस बार न्यू ईयर को थोड़े अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जाए। अखबार में नॉर्थ कोरिया टूर वाला आर्टिकल देखते ही ऑटो बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि बचपन से ही उसे नॉर्थ कोरिया और वहां के लोगों की जीवन शैली के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। इसलिए इस आर्टिकल को पढ़ते ही ऑटो ने तय कर लिया कि 2016 का न्यू ईयर वह नॉर्थ कोरिया में ही सेलिब्रेट करेगा। उसने तुरंत उस ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया और टिकट बुक करवा लिया। लेकिन ऑटो ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही न्यू ईयर उसकी जिंदगी का आखिरी न्यू ईयर होगा। 29 दिसंबर 2015 को ऑटो अपने ट्रैवल ग्रुप के साथ चीन के बीजिंग एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस ग्रुप में ऑटो के अलावा 10 और अमेरिकी थे। साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ टूरिस्ट शामिल थे। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद फ्लाइट नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसके बाद सभी लोग वहां के मशहूर यंगदग इंटरनेशनल होटल में रुके। इस होटल का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर पूरी घटना घटने वाली थी। नॉर्थ कोरिया पहुंचने के पहले ही दिन वहां के टूर गाइड ने उन्हें आसपास के टूरिस्ट स्पॉट घुमाए। फिर 31 दिसंबर 2015 को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सभी लोग प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर में इकट्ठा हुए। वहां विदेशी पर्यटकों के अलावा हजारों नॉर्थ कोरियाई लोग भी नए साल का जश्न मनाने आए थे। पूरी रात किम इल सुंग स्क्वायर में सेलिब्रेशन चलता रहा। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद ऑटो अपने सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ होटल लौट आया। होटल पहुंचकर कोई बार में जाकर ड्रिंक और पार्टी करने लगा, तो कोई अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। 2 जनवरी 2016 को 5 दिन का नॉर्थ कोरिया टूर खत्म करने के बाद सभी लोग प्योंगयांग एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्लाइट में बैठने से ठीक पहले अचानक वहां के 2 स्थानीय पुलिसकर्मी आकर ऑटो को पकड़ लेते हैं। जब पूछा गया कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। सबने सोचा कि शायद ऑटो अमेरिकी होने की वजह से उसे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय रिश्ते कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। ऑटो को गिरफ्तार होते देख उसका रूममेट डैनी ग्रेटो मजाक में बोला, तो दोस्त शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब कभी तुझे देख नहीं पाऊंगा। ये सुनकर ऑटो हंस पड़ा। डैनी भी मुस्कुराते हुए फ्लाइट में चढ़ गया। डैनी को लगा कि फ्लाइट के उड़ने से पहले ही गार्ड्स ऑटो को छोड़ देंगे, लेकिन कौन जानता था कि डैनी की मजाक में कही बात सचमुच भयानक हकीकत बन जाएगी। अचानक एयरपोर्ट का एक सिक्योरिटी गार्ड प्लेन में आकर बोला कि ऑटो बहुत बीमार हो गया है, वह आ नहीं पाएगा। यह सुनकर प्लेन के सभी यात्री हैरान रह गए। होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जो लड़का अभी कुछ देर पहले सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहा था, जो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य लग रहा था, वह अचानक बीमार कैसे हो सकता है। भीतर भीतर सबको एहसास हो रहा था कि ऑटो जरूर किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। कुछ ही देर में ऑटो को पीछे छोड़कर विमान प्योंगयांग एयरपोर्ट से उड़ान भर
गया। इस घटना के कुछ दिन बाद नॉर्थ कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बयान जारी किया कि ऑटो को देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसने वहां जाकर वास्तव में क्या अपराध किया था ये बताने से नॉर्थ कोरिया की सरकार ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 महीने तक न तो नॉर्थ कोरिया की सरकार ने ऑटो के बारे में कोई अपडेट दिया और न ही अमेरिकी सरकार अपने स्रोतों के जरिए ऑटो की कोई जानकारी जुटा सकी। लेकिन 18 मार्च 2016 को नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें एक व्यक्ति को दीवार से एक पोस्टर हटाते हुए दिखाया गया, मगर वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब थी कि साफ साफ ये पहचानना मुश्किल था कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। फिर भी नॉर्थ कोरिया का दावा था कि वही व्यक्ति ऑटो वॉम्बियर है जिसने 1 जनवरी की रात 1:57 पर रियांगा को होटल से वह पोस्टर हटाया था और इसी अपराध के आधार पर ऑटो को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसे इस 15 साल की भयानक सजा सुना दी गई। सोच सकते हैं, जहां हमारे देश में खून जैसे जघन्य अपराध करने वालों को 14 साल की उम्र कैद की सजा दी जाती है, वहीं नॉर्थ कोरिया में एक मामूली पोस्टर हटाने के लिए ऑटो को 15 साल की जेल की सजा सुना दी गई। जब नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने यह वीडियो सार्वजनिक किया तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि किसी देश की न्याय व्यवस्था इतनी निर्दयी और कठोर कैसे हो सकती है। इस घटना के बाद ऑटो की कोई भी खबर बाहर नहीं आई। वह जेल में कैसा है, उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन अचानक 15 महीने बाद नॉर्थ कोरिया की सरकार ने ऑटो को रिहा करने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी अमेरिका को दी। ये बिल्कुल वैसे था जैसे बिना बादल के बारिश हो जाए, क्योंकि जिस कोर्ट ने ऑटो को 15 साल की सजा सुनाई थी वही देश 15 महीने भी पूरे होने से पहले उसे अचानक रिहा करने का फैसला कर लेता है। खैर, इससे ऑटो के माता पिता बेहद खुश हुए कि उनका बेटा तमाम तूफानों के बाद आखिरकार घर लौट रहा है। 13 जून 2017 यही वह दिन था जब अंततः ऑटो को नॉर्थ कोरिया से अमेरिका भेजा गया। पूरे 15 महीने बाद ऑटो ने फिर से अपने देश की जमीन पर कदम रखा, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले वाला ऑटो नहीं था। अब वह बेहद बीमार और टूटा हुआ था। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह चलने फिरने की क्षमता भी खो चुका था। 2 लोग उसे सहारा देकर विमान से उतार रहे थे। यह मर्मांतक दृश्य देखकर उसका पिता दौड़ कर आया और उसे गले लगाकर पूछने लगा कि उसके शरीर की यह हालत कैसे हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके जवाब में ऑटो ने कुछ भी नहीं कहा। तो आंखों से सब कुछ देख रहा था, सांस भी ले रहा था, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। यानी नॉर्थ कोरिया की जेल में उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था ये बताने की क्षमता ओवांटो खो चुका था। ये देखकर उसके माता पिता बेहद दुखी हो गए। And he had been reduced to this animalistic creature that I couldn't hug and I couldn't get a feeling back from. लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से ऑटो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट चुका था। उसकी हालत देखकर माता पिता ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वहां उनके लिए इतना भयानक सच इंतजार कर रहा है। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने ऑटो की जांच की तो पता चला कि वह बहुत पहले ही कोमा में जा चुका था और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उसका मस्तिष्क पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। सीधे शब्दों में कहें तो वह ब्रेन डेड हो चुका था। डॉक्टरों से यह मर्मांतक खबर सुनकर उस समय उसके पिता ने जो महसूस किया होगा उसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। और इस घटना के ठीक 6 दिन बाद 19 जून 2017 को दोपहर 2:20 कोमा में ही ऑटो की मौत हो गई। लेकिन ऑटो की यह असामान्य मौत अमेरिकी सरकार को हजम नहीं हुई, क्योंकि 22 से 23 साल का एक नौजवान केवल जेल में बंद रहने की वजह से कोमा में चला जाए। यह अविश्वसनीय था। जब इस बारे में नॉर्थ कोरिया सरकार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जेल में रहते हुए ऑटो को बस एक नींद की दवा दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ी। लेकिन अमेरिकी सरकार समझ रही थी कि यह झूठ है, क्योंकि ऑटो की मेडिकल जांच में 2 चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जब उसके सिर का सीटी स्कैन किया गया तो पाया गया कि उसका दिमाग सामान्य ब्रेन की तुलना में पूरी तरह बदल चुका है। उसके दांतों की संरचना भी बिगड़ गई थी। इसका केवल एक ही तलब निकलता था। नॉर्थ कोरिया में ऑटो के साथ किसी बड़े स्तर पर यातना की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं था, जिस आधार पर नॉर्थ कोरिया पर सीधा आरोप लगाया जा सके। इसी वजह से
से आज तक अमेरिका ऑटो की असामान्य मौत की सच्चाई उजागर नहीं करिया और उसकी मौत पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही बनी हुई है, एक षड्यंत्र जहां ठंडे दिमाग से योजना बनाकर ऑटो को फंसाया गया था। इस केस से जुड़े कुछ संदेहास्पद बिंदु भी हैं। पहला शक तो तभी हुआ था जब एयरपोर्ट पर ऑटो को गिरफ्तार किया गया। जब उसके अपराध के बारे में पूछा गया तो पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से आदेश आया हो कि ऑटो को गिरफ्तार करना है, इसलिए वे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद जब कुछ दिन बाद नॉर्थ कोरिया सरकार ने अमेरिका को बताया कि ऑटो को देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधि के आरोप में पकड़ा गया है, तो भी यह नहीं बताया गया कि उसका असली अपराध क्या था। अगर ऑटो ने सचमुच कोई अपराध किया था और उसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया तो उस अपराध को बताने में क्या दिक्कत थी। जब 2 महीने बाद नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने यह वीडियो प्रकाशित किया तो सबसे पहले उस वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब थी कि साफ साफ यह पहचानना मुश्किल था कि उसमें दिख रहा व्यक्ति वास्तव में कौन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया सरकार का दावा था कि वही ऑटो वॉम्बियर है जिसने न्यू ईयर की रात 1:57 पर होटल से पोस्टर हटाया था। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया से लौटने के बाद ऑटो के दोस्तों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि न्यू ईयर की रात 3 बजे तक वे पार्टी कर रहे थे और उस समय तक ऑटो भी उनके साथ मौजूद था। इसे साफ ही हो गया कि रात 1:57 पर ऑटो वह पोस्टर हटा ही नहीं सकता था क्योंकि वह पार्टी में था। अब अगर मान भी लें कि ऑटो के दोस्त उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे तो भी एक बात सोचने लायक है। यह सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर नॉर्थ कोरिया सरकार ने ऑटो को गिरफ्तार किया वह उनके पास शुरू से ही होना चाहिए था। तो फिर वीडियो को पब्लिश करने में नॉर्थ कोरिया सरकार को पूरे 2 महीने क्यों लगे? यहाँ तक कि शुरुआत में तो नॉर्थ कोरिया सरकार यह बताना भी नहीं चाहती थी कि ऑटो ने आखिर कौन सा अपराध किया। मुझे लगता है कि उस समय उनके पास ऑटो के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑटो को फंसाने के लिए उन 2 महीनों में नकली सीसीटीवी फुटेज तैयार किया ताकि पूरी दुनिया के सामने उसे दोषी साबित किया जा सके। नॉर्थ कोरिया ये भी कहता है कि केवल एक नींद की दवा की वजह से ऑटो कोमा में चला गया और उसकी यह हालत हो गई। लेकिन मुझे इस पर भी शक है क्योंकि दुनिया में ऐसे कई टॉर्चर के तरीके मौजूद हैं जहां कैदियों के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान छोड़े बिना उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती है। नहीं तो यह कैसे संभव है कि सिर्फ एक नींद की गोली के कारण उसका दिमाग पूरी तरह बदल जाए और दांतों की संरचना तक बिगड़ जाए। खैर, ये सब मेरी अपनी धारणाएं हैं। असलियत में उसके साथ क्या हुआ था ये तो केवल ऑटो ही जानता था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए।